दोस्तों आपको इस वीडियो में अमेरिका के जो दोहरी चाल है, अमेरिका की दोहरी चाल के बारे में बताएंगे कि कैसे अमेरिका आतंकियों के साथ देने के लिए खड़ा हो रहा है और वो भी एक ऐसा डील किया जिसे अब आप समझेंगे, खुद सोचेंगे कि आखिर ये आतंकियों से करोड़ों का पहले इनाम उस पर ठोका और फिर उसी से अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप वो हाथ मिलाकर आए। कौन है ये जो आतंकी है उसे आपको बताते हैं और पूरा इसके डील आपको डील समझाते हैं। अहमद हुसैन अल शरा है, जिसे अब्बू मोहम्मद अल जुलानी के नाम से जाना जाता है। ये तस्वीर आप देख लीजिए और इसमें जनवरी 2025 में बेशर अल असद का तख्ता पलट करके सीरिया के राष्ट्रपति बन गए। 85 करोड़ के इनामी आतंकी और कई सालों तक अमेरिकी कैद में रहने के बाद सीरिया के राष्ट्रपति बनने तक की यात्रा उसकी बेहद ही खास तब हो गई जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वे लाडले बनते देखे गए। उनका आपराधिक और आतंकी इतिहास किसी से छुपा नहीं है। वह पहले अलकायदा से जुड़ा था और कई आतंकी हमलों में शामिल भी रहा और अब जाकर अमेरिका के राष्ट्रपति से हाथ मिलाया है। तो सवाल कुछ मन में उठ रहा होगा आपके, ये भी कि अगर अब्बू मोहम्मद अल जुनानी अमेरिका के इतने प्यारे हो सकते हैं तो फिर क्या कुख्यात आतंकी और मुंबई हमले का जो मुख्य गुनहगार है हाफिज सईद, तो इसमें क्या कमी है? अब कल को अमेरिकी राष्ट्रपति पाकिस्तान में सईद को गले लगाते हुए दिखें तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जिन खूबियों के बल अल अल जुनानी ट्रंप के दुलारे बने हैं उन सारे पैमानों पर हाफिज सईद खरा उतरता है। और इस तरह तो आतंकवाद के खिलाफ एक्शन लेने की बात तेल लेने गई दिखाई देती है। और फिर अभी भी पूरी दुनिया, खासकर अमेरिका और यूरोप, इस्लामी आतंकवाद से त्रस्त है। अब इसके बावजूद भी अमेरिका को आतंकियों के प्रति जो हमदर्दी दिख रहा है और अमेरिका जो दिखा रहा है, उससे ये कहना मुश्किल ही लगता है कि दुनिया में कुछ खास बदलाव देखने को मिलेगा। उधर जो सीरियाई राष्ट्रपति की पहले कहानी आपको बता दें, जो कभी आतंकी हुआ करता था, अल शरा के जिहादी करतूते। कुछ कहानी समझ लीजिए आप। 1982 में सऊदी अरब में जन्मे अल शरा दमिश्क में पले। 9/11 के बाद 2003 में अमेरिका के इराक पर हमले के दौरान वे अल कायदा में शामिल हुए। 2006 में अमेरिका ने उसे गिरफ्तार किया। 2006 से 2011 तक कैंप बुका जेल में रखा गया, जहां पर उसकी मुलाकात होती है आईएसआई से भावी नेता अब्बू बकर अल बगदादी से। और जेल में उसने कट्टरपंथी विचारों को और भी मजबूत किया। 2011 में रिहाई के बाद अल शरा ने अल कायदा के समर्थन से 2012 में सीरिया में अल नुसरा फ्रंट बनाया और ये संगठन बशर अल असद के खिलाफ लड़ा। लेकिन आत्मघाती हमलों, अपहरण और अलावी समुदाय के खिलाफ हिंसा, जैसे कि साहिल नरसंहार है, ये सब में कुख्यात हो गया। 2013 में उसने आईएसआईएस की से दूरी बना ली, जिससे दोनों समूहों में टकराव हो गया। 2016 में अल शरा ने अल नुसरा को अल कायदा से अलग किया और 2017 में एचटीएस बनाया और इदावल साल्वेशन सरकार चलाता है। एचटीएस का धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ दमन और युद्ध अपराधों के आरोप है। ये आरोप एचटीएस पर है। 2017 की बात करते हैं। 2017 में अमेरिका ने अल शरा को वैश्विक आतंकी घोषित किया और इस पर इनाम रखा $10 मिलियन। अब समझिए ये करीब करीब 84 करोड़ से तो ज्यादा ही होगा अगर अंदाजा लगाए तो। लेकिन दिसंबर 2024 में एचटीएस ने असद को सत्ता से हटाया और अल शरा अंतरिम राष्ट्रपति बन गए। हालांकि उनके सरकार पर अलगाव, जो अलावियों के खिलाफ हिंसा और फिर सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने के आरोप भी। अब अल शरा अब उदारवादी छवि बनाने की कोशिश में है, लेकिन उसकी जो आतंकी पृष्ठभूमि है, एचटीएस की कट्टरपंथी नीतियां उसकी वैधता पर सवाल उठाती है। उसकी गतिविधियां सीरिया में अस्थिरता का कारण बनी और अपनी उन्हीं करतूतों के बदले अब वह अमेरिका के दुलारे बन गया है। अब अमेरिका का इतना दुलारे है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उससे हाथ मिला रहा। दूसरा है अल शरा। अल शरा हाफिज सईद के करतूतों से कम नहीं है।
लश्कर तैयबा जो एलईटी है उसका सरगना हाफिज मोहम्मद सईद है और भारत में आतंक का पर्याय है। वह अपनी पहचान बदलने के लिए चैरिटी संस्था जमात उद दावा, जिसे JUD कहते हैं, ये चलाता है। दक्षिण एशिया में उसकी आतंकी गतिविधियों को देखते हुए उसे ग्लोबल आतंकियों के लिस्ट में शामिल किया गया। लेकिन जिस तरह से अमेरिका अपने स्वार्थ को देखते हुए अतीत में आतंकियों को गले लगाता दिख रहा है, ऐसे में संभावना ये है कि अल शरा की तरह वो भी ट्रंप के आंखों में आंख डालकर आंखों का तारा बन जाएगा। 1950 में सरगोधा जो पाकिस्तान है उसमें जन्मे हाफिज सईद ने इस्लामिक स्टडीज में मास्टर किया, लाहौर में प्रोफेसर बना। 1980 के दशक में अफगान जिहाद से प्रेरित होकर कट्टरपंथ की ओर बढ़ गया और हाफिज सईद ने मारकज उद दावा वाल इरशाद के तहत LET बनाया, जिसका लक्ष्य कश्मीर में भारत के खिलाफ जिहाद करना था। LET ने 1990 के दशक से कश्मीर में आतंकी हमले शुरू किए, जिसमें सैन्य और नागरिक ठिकानों को भी निशाना बनाया गया और ये सब हो रहा था आतंकी हाफिज सईद के बदौलत। यही हाफिज सईद जो 26/11 मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड माना जाता है, जिसने 166 लोगों की जान ले ली। LET के 10 आतंकियों ने होटल ताज, नरीमन हाउस और अन्य जगहों पर हमला किया। अमेरिका और भारत ने इसके लिए सईद को जिम्मेदार बनाया, जिम्मेदार ठहराया और उसके बावजूद अब जो देखेंगे तो कहानी कुछ अलग पलटती नजर आएगी। 2008 में संयुक्त राष्ट्र ने सईद को वैश्विक आतंकी घोषित किया और अमेरिका ने उसके सिर पर $10 मिलियन का इनाम रख दिया। अब LET और JUD इस पर प्रतिबंध लगा है। सईद पर हवाला और चैरिटी के जरिए आतंकी गतिविधियों को फंड करने का आरोप भी है। JUD को सामाजिक कार्यों की आड़ में आतंकी प्रशिक्षण शिविर चलाने का दोषी भी पाया गया। 2019 और 2022 की अगर बात करें तो पाकिस्तान ने उसे आतंकी विशेष वित्त पोषण के लिए 78 साल की सजा सुनाई। 78 साल, सोचिए। 2008 में सईद ने JUD के जरिए राजनीतिक पार्टी बना लिया, चुनाव लड़ा, लेकिन जीत नहीं सका, असफल रहा। उसका बेटा है तलहा सईद, 2024 में चुनाव लड़ा, वो भी सफलता उसे भी नहीं मिली। कहने को तो सईद जेल में है, लेकिन पाकिस्तान सरकार की जो रहमो करम है उस पर आजाद घूमता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। पाकिस्तान सरकार कहती है कि सईद जेल में है। ट्रंप चालाक हैं और किसी दिन हाफिज सईद को वो पाकिस्तान का सदर घोषित कर सकते हैं। आखिरकार पाकिस्तान के जो PM है और फिर सेना प्रमुख है, उसका काम आतंकियों को पालना ही तो है और इससे ज्यादा क्या कुछ आप कह सकते हैं। उसके उन्हें सुरक्षा देना, मौका आने पर अमेरिका के लिए काम करना, ये भी तो काम है उसमें। अब जाहिर है कि ये काम शहबाज शरीफ और फिर आसिम मुनीर से बेहतर तो हाफिज सईद ही कर सकता है। अब हाफिज सईद फिर ट्रंप के आंखों के तारे कैसे ना हो। तीसरी भी बात समझ लीजिए, सीरियाई राष्ट्रपति अल शरा और हाफिज सईद में जो समानता है उसे भी समझिए, क्या क्या सिमिलरिटीज हैं। अल शरा ने अल कायदा और हयात तहरीर अल शाम, जिसे HTS क्या कहते हैं, उसका नेतृत्व किया, जो पहले अल नुसरा फ्रंट था। हाफिज सईद लश्कर तैयबा और जमात उद दावा का संस्थापक, जो 2008 के मुंबई हमलों के लिए जिम्मेदार, दोनों को उसके संगठनों के कारण वैश्विक आतंकवादी घोषित किया गया। दोनों आतंकी है, एक से ट्रंप हाथ मिलाता है, गले मिलते हैं और अमेरिका ने दोनों पर $10 मिलियन का इनाम रखा था, तो एक से मिलना तो दूसरे से नफरत क्यों। दोनों को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और अन्य देशों ने आतंकी लिस्ट में शामिल किया हुआ है। अल शरा को हाल में अमेरिका के लिस्ट से हटाया गया कि वो अब आतंकी नहीं, जबकि हाफिज सईद पर बैन बरकरार है। दोनों के संगठनों में HTS और लश्कर पर आतंकी गतिविधियों के लिए बैन लगे हुए हैं। अब देखिए ये जो कहानी है कैसे कैसे पलटी, इस वजह से आपको पूरी इस वीडियो में एक एक जानकारी दे देते हैं। अल शरा ने HTS को उदारवादी बनाकर और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का वादा करके राजनीतिक वैधता हासिल कर ली और इससे क्या हुआ, जिससे वह सीरिया का अंतरिम राष्ट्रपति बन गया। और हाफिज सईद ने भी जमात उद दावा के जरिए सामाजिक काम किया
और फिर राजनीतिक गतिविधियों में जैसे कि 2018 में पार्टी बनाकर चुनाव लड़ लिया, छवि सुधारने की कोशिश हो रही है, अब एक आतंकवादी नेता बन रहा है। लेकिन अभी तक ट्रंप की नजर उस पर शायद नहीं पड़ी है। अब अल शरा पर पड़ी तो मिले भी। अल शरा को तुर्की और फिर सऊदी अरब का समर्थन मिला, जिसने उसकी सत्ता तक पहुंच आसान की। हाफिज सईद को पाकिस्तानी सेना और फिर कुछ कट्टरपंथी जो समूह है उसका समर्थन और समर्थक माना जाता रहा है। लेकिन दोनों में फर्क जो था वो साफ दिखा। जो चौथे पॉइंट में आपको यह भी समझना है कि ट्रंप और सीरियाई राष्ट्रपति की मुलाकात पर सवाल क्यों उठ रहे हैं। सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल शरा जो अबू मोहम्मद अल जुलानी है, उसके 14 मई 2025 को रियाद में हुई मुलाकात और अमेरिका द्वारा सीरिया पर बैन हटाने के फैसले ने कई सवाल उठा दिए हैं। क्योंकि पहले इसी पर अमेरिका ने बैन लगाया, मुलाकात से पहले बैन हटाया। यह मुलाकात अल शरा की आतंकी पृष्ठभूमि और उसके भू राजनीतिक निहितार्थों के कारण विवादास्पद है। अब आगे क्या होगा उसकी भी कहानी तो पता नहीं, लेकिन अल शरा के जो आत्मघाती हमले हैं, मानवाधिकार उल्लंघन की पृष्ठभूमि है, इसके बावजूद भी ट्रंप का उससे मिलना और बैन हटाना दोनों आतंकवाद विरोधी नीति से उलट माना जा रहा है। अब सवाल ये भी उठ रहा है और आपके मन में भी उठ रहा होगा कि क्या यह नैतिक सिद्धांतों से समझौता है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इस मुलाकात और प्रतिबंध हटाने का विरोध किया क्योंकि वे भी एचटीएस को खतरा मानते हैं। इजराइल ने चेतावनी दी है कि यह 7 अक्टूबर 2023 जैसा हमला को बढ़ावा दे सकता है। ट्रंप का इजराइल की जो अनदेखी करना अमेरिका और इजराइल के संबंधों में तनाव का भी संकेत दे रहा है। अब आगे की कहानी क्या कुछ रची जाएगी, ये आने वाला वक्त में ही आपको पता चलेगा। अब दरअसल बात ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि सीरियाई राष्ट्रपति इजराइल के साथ अब्राहम अकॉर्ड जो समझौता है उसका हिस्सा बने, और यह ईरान और फिर रूस के प्रभाव को कम करने की रणनीति है। लेकिन क्या यह क्षेत्रीय स्थिरता लाएगा? सवाल तो ये भी है। इजराइल और अरब देशों के बीच में दुश्मनी पॉलिटिक्स नहीं है, बल्कि मजहबी पॉलिटिक्स है। अब देखना ये होगा कि इस दोनों में आगे क्या कुछ होता है। और पांचवी जो अंतिम बात है वो ये है कि अमेरिका के तात्कालिक जो समीकरण है उस पर एशिया को उथल पुथल किया जा सकता है, और एशिया उथल पुथल है भी। अमेरिका अपने तात्कालिक समीकरणों और अपना स्वार्थ साधने के लिए एशिया में हर तरह के प्रयोग करता रहा है, और तभी ईरान को सबक सिखाने के लिए उसने इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन पर भी हाथ रखा, और जब सद्दाम ने अपनी महत्वाकांक्षा दर्शाई तो उसे भी मिटा दिया। और उधर सोवियत संघ के जो अफगानिस्तान पर बढ़ते प्रभाव है उसको थामने के लिए भी अमेरिका ने पाकिस्तान में जिहादी तैयार करवाया, और जब उसी जिहादी तालिबान ने अपनी सत्ता में आगे बढ़ना शुरू किया तो फिर 9/11 के बैकग्राउंड का तालिबान ही नहीं है। अब 9/11 के बैकग्राउंड का तालिबान ही नहीं, अफगानिस्तान को भी खंडहर में बदल दिया। 20 साल बाद उसी अफगानिस्तान से उसका मन भर गया तो फिर वहां की चाबी अमेरिका तालिबान को ही सौंप कर चलता बना। अब वही तालिबान जो आतंकी संगठन माना गया। ख्याल ये भी रहे कि तालिबान से बातचीत करने का सिलसिला डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल से ही शुरू किया था, जिसके मुकम्मल किया गया, और उसके राजनीतिक विरोध में जो विरोध है जो बाइडेन ने की थी। यानी कि अमेरिका के लिए ना कोई उसका स्थायी दोस्त है और ना कोई दुश्मन है। बिजनेस के डोर पर अमेरिका टिका है, और यही डोर डोनाल्ड ट्रंप भी अपना रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरी जानकारी एक वीडियो में समझ में आई होगी, और अगर समझे हो, देखिए हमने पूरी कहानी के तौर पर आपको बताया है आसान भाषा में, तो कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इसे समझने की कोशिश कीजिएगा एक एक चीज कि क्या कुछ होने वाला है आने वाले समय में।